हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। जी, ये क्लास है फॉर क्लास 8। ठीक है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया जिसमें क्लास 8 के स्टूडेंट ने बोला कि उनको ये चैप्टर की क्लासेस चाहिए, तो फिर मैंने ये स्टार्ट कर दिया। आपको जो पढ़ना है मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो हम क्लासेस 6 और 7 में भी पढ़कर आ चुके हैं। क्लास 8 में और अच्छे से आ रहा है, और साथ के साथ इसमें एक नई चीज़ जुड़ गई, आइडेंटिटीज़। इससे पहले हमने आइडेंटिटीज़ नहीं पढ़ी थी। अब ये आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, क्या मतलब होता है आइडेंटिटी का, क्यों यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, वो सब चीज़ें भी हम जानेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि व्हाट आर एक्सप्रेशंस। देखिए, आज की क्लास में हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ों के हमें आंसर्स मिलने वाले हैं, ये सब जानने वाले हैं कि एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। हम पढ़ तो रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बट व्हाट आर एक्सप्रेशंस, उनमें टर्म्स क्या होती हैं, उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, हम इस बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट आर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। आप ऐसे लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अब जहाँ पर भी बात आ गई कॉम्बिनेशन की, मतलब कॉम्बिनेशन कैसे, कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, दो वेरिएबल्स एक साथ चिपकाए जा रहे हैं क्या, कोई पजल बनाई जा रही है क्या? नहीं। जब बात मैथ्स में आ रही है, कॉम्बिनेशन की आ रही है, मतलब उनका चारों ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन हो रहा होगा या चारों हो रहे हो, उसमें किसका कॉम्बिनेशन होगा? वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये जान लेते हैं। देखिए, वेरिएबल्स के बारे में तो हम पहले से जानते हैं, फिर से दोबारा से सीख लेते हैं। वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स जिनको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, उनको हम वेरिएबल की तरह यूज़ तो करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर वेरिएबल्स, आप कह दोगे ए से लेकर जेड तक जो कुछ भी यूज़ होते हैं वो सब वेरिएबल होते हैं, उनको हम वेरिएबल की तरह से यूज़ कर रहे हैं। पर एक्चुअल में वेरिएबल होने का क्या मतलब है, ये पता होना इम्पॉर्टेंट है ना। वेरिएबल होने का मतलब क्या है? देखिए, वेरिएबल जो वर्ड बना है वो बना है वेरी से, वेरिएबल, इस तरह से। ये दोनों जब आपस में मिल गए तो वाई हट गया, आई लग गया। पर वेरी का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, और एबल मतलब लायक। जो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होने के लायक होते हैं, मतलब जिनके आंसर्स अलग अलग होते हैं, उनकी वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, उनको कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये तो बात आ गई। अब क्योंकि वैल्यू अलग अलग होती हैं, अलग अलग टाइप की सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग जो आप जो भी वेरिएबल मान रहे हैं जिस भी लेटर को, उसकी वैल्यू अलग हो सकती है, इसलिए उसका मतलब उसको हम वेरिएबल की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। देखिए, आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि हम उन्हें क्यों वेरिएबल की जगह पर ले सकते हैं? इसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि पहले कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लें। कॉन्स्टेंट्स वो सारे नंबर्स होते हैं, जो भी आपने नंबर्स पढ़े हैं, किसी भी टाइप के नंबर्स पढ़े हैं अभी तक या आगे भी पढ़ेंगे, एनी टाइप ऑफ नंबर विल बी कांस्टेंट। वो कांस्टेंट होगा क्योंकि वो एक नंबर है। ठीक है, रियल नंबर्स, जो भी सारे रियल नंबर्स होते हैं वो सब कांस्टेंट्स माने जाते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे डेसिमल हो, होल हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो। समझ में आ गई बात? वो कांस्टेंट्स होते हैं। अब जब बात कांस्टेंट की होती है, मतलब एक सिंगल नंबर की होती है, तो वो वहाँ पर यूज़ हो जाता है। पर जब हमें वेरिएबल चाहिए, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, एक ही क्वेश्चन में मान लिया वो अलग अलग हो सकती है, उसकी जगह पे आपको एक नंबर तो नहीं ले सकते। आपने एक नंबर 2 लिखा हुआ है, अब कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जब आपको 3 लेना है, तो 3 लेना है तो आप बार बार 3 बदलते रहेंगे, फिर कभी 5 वैल्यू आएगी तो 5 लिखेंगे। क्या बार बार चेंजेस लाते रहेंगे क्या? अगर बार बार इस तरह से अपने क्वेश्चन में हम चेंजेस लाते रहेंगे तो भी प्रॉब्लम है, समझ में भी नहीं आएगा और सोल्यूशन भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यूज़ बार बार बदलनी पड़ती हैं या बार बार उनकी वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग आती हैं, उनको हम वेरिएबल कहते हैं, और उनकी जगह पर यूज़ करते हैं हम A to Z, कुछ भी A से लेकर Z तक कुछ भी हम यूज़ करते हैं एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल्स। इसके अलावा ग्रीक अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, बहुत सारे, अल्फ़ा बीटा गामा और बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको भी वेरिएबल की तरह यूज़ किया जाता है आगे क्लासेस में, बट अभी हम इतना ही करेंगे। ठीक है, ये तो गई वेरिएबल्स और कांस्टेंट की बात। हमने बोला कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है ये समझ लेते हैं।
तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, देखिए मैंने अगर लिख दिया यहाँ पर 2x + 3y + z। अब यहाँ पर देखिए ये 2x क्या हो रहा है, 2 और x हो रहे हैं मल्टीप्लाई, है ना, 3y हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और ये z है अकेला। मैंने आपको बताया कि जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो वेरिएबल्स कहाँ हैं यहाँ पर, हमने अभी अभी समझा कि जो भी a से लेके z तक जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल लेकर मानते हैं, उनको वेरिएबल की जगह लिखते हैं। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, एक x है, y है और एक z, है ना, 3 वेरिएबल्स हैं हमारे एक्सप्रेशन में। ये एक्सप्रेशन है। कैसे एक्सप्रेशन है, देखिए वेरिएबल्स आए उनके साथ में कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए ये 2 है, ये हमेशा 2 ही रहेगा, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, वो 3 तो नहीं बन जाएगी, 5 नहीं बन जाएगी, इसीलिए उसको कांस्टेंट कहते हैं कि उसकी वैल्यू हमेशा यही रहनी है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है एक 2 और एक कांस्टेंट है 3, 2 कांस्टेंट्स मिलकर, 3 वेरिएबल्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। कैसे, कांस्टेंट और वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होके और फिर आपस में ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन वाला और एक एडिशन वाला, 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन बन गया। अब टर्म्स की बात क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल हमने एक एक्सप्रेशन फॉर्म किया है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो रहे होंगे, एक साथ लिखे होंगे, दैट आर कॉल्ड एक्सप्रेशंस। ठीक, ये एक एक्सप्रेशन है। 2x + 3y + z इज़ एन एक्सप्रेशन। यहाँ तक समझ में आ गया। व्हाट आर एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी होकर एक साथ में लिखे होंगे, एक साथ में लिखे हुए हैं ना, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन गया। अब बात आ जाती है टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट्स की। जैसे ही हमने एक्सप्रेशन सीख लिया, समझ लिया कि क्या होता है, तब फिर हम टर्म्स की बात करते हैं। यही वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं, देखिए 2x + 3y + z, यही वाला मैंने एक्सप्रेशन ले लिया। इसमें मुझे सबसे पहले टर्म्स देखनी है कि टर्म्स क्या होती हैं। कैसे बताऊं मैं टर्म्स, तो देखिए कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन हो, मतलब एक्सप्रेशन समझ गए ना क्या होता है, तो किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन होगा, उसमें आप टर्म्स देखेंगे। अगर बीच में प्लस या माइनस का कोई साइन लगा होगा तो प्लस या माइनस का साइन लगे होने की वजह से ही टर्म्स अलग अलग देखी जाती हैं, अदरवाइज दे आर ओनली वन। मतलब आपको वैसे पता है कि 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, z तो अकेला है। तो जो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये एक है, 2x एक है अकेला। आप ये नहीं बोलेंगे 2 इज़ डिफरेंट एंड x इज़ डिफरेंट, नो, दे आर सिंगल टर्म, इसी को टर्म कहते हैं। ऐसे 3 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पर ये भी एक अकेली टर्म है। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो वो एक ही टर्म बनाते हैं, टर्म एक कहलाती है। लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, देन टर्म्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको पता चल रहा होगा कि इस एक्सप्रेशन में आप कितनी टर्म्स बता सकते हो। कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म है 2x, एक है 3y और एक है z, 3 टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पर वो एक ही टर्म बना रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। पर जब दूसरा हमने देखा 3y, तो 2x और 3y के बीच में प्लस का साइन बना हुआ है। अगर बीच में प्लस का साइन आ गया है, मतलब ये दो अलग अलग हैं। यहाँ भी एक प्लस का साइन आया हुआ है, तो 3y और z भी अलग अलग हैं। इससे हमें समझ में आ गया कि इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। ये 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है। अब आपको क्लियर हो गया कि टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स समझ में आना है बस। टर्म्स, व्हाट आर टर्म्स, जो भी प्लस या माइनस के साइन से अलग अलग दिख रही होंगी ना, वही टर्म्स होंगी। अगर देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती 2x y z s t u, इतने सारे वेरिएबल्स लिख दिए मैंने 2 के साथ में, क्या कहीं पर भी आपको प्लस या माइनस का साइन दिख रहा है? कहीं पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ हो रहा है? नहीं। सारी की सारी टर्म्स आपने जो सारे जो वेरिएबल्स आपने देखे 2 के साथ x y z s t u,
किसी में भी कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, क्योंकि बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन ना आ रहा हो तो चाहे कितने भी वेरिएबल्स एक साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक ही है, तो वो एक ही टर्म मानी जाएगी। यहाँ पर ये एक ही टर्म है, इसमें और आप पूरे ए से लेकर जेड तक सारे के सारे लेटर्स भी लिख देंगे ना मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, वो एक ही माना जाएगा, वो एक ही टर्म मानी जाएगी। टर्म तभी डिफरेंट मानी जाती है जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, नहीं तो वो एक ही होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं हमारे पास। क्लियर हो गया यहाँ पर कि टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, एक्सप्रेशंस आप कैसे भी फॉर्म कर सकते हो, प्लस माइनस लिखकर कुछ भी x + y लिख दो, दैट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। 2/x लिख दो, तब भी वो एक्सप्रेशन है, कुछ भी हो सकता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये तो बात आ गई आपकी कि टर्म्स क्या होती हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फैक्टर्स। देखिए ये जो आपके एक्सप्रेशंस आ गए, इसमें फैक्टर्स जानने से पहले ज़रूरी है ना कि हमें एक्चुअल नंबर्स के फैक्टर्स के बारे में भी पता हो, कि जो वैसे नंबर्स होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं या कोई भी तरह के नंबर्स होते हैं, उनके फैक्टर्स कैसे देखे जाते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं ना जो उस नंबर को पूरी तरह से उसको डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 आए, वो डिवाइड हो सके। ठीक है, मतलब उनमें कुछ ऐसा कॉमन हो जो कैंसिल हो जाए, दैट मीन्स इट इज़ एन फैक्टर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 30 को कौन कौन मतलब 30 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, मतलब ये सारे नंबर्स जो हैं 30 को डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअल में इसका क्या मतलब है कि ये सब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होते हैं तब 30 आता है ना। 1 और 30 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तब 30 आता है। 2 और 15 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 30 आता है। 3 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 30 आता है। ऐसे ही हम अपने एक्सप्रेशंस में भी फैक्टर्स देखते हैं। देखिए जब बात होती है ना फैक्टर्स की, तो हम टर्म्स, अभी जो हम टर्म्स के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, आगे एक्सप्रेशन के टर्म्स की फैक्टर्स की भी बात करेंगे, पर अभी हम टर्म्स के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। जैसे ये टर्म लिखी है 2x, इसमें अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि इसकी टर्म्स अलग अलग लिख के दिखाओ, तो आप बताओगे इस एक्सप्रेशन की एक टर्म है 2x, 3y, z, ऐसे बता दोगे कि ये 3 टर्म्स हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर मान लिया ये z आपका माइनस में होता, अगर ये z माइनस में होता तो आप यहाँ बताते कि तीसरी टर्म -z है। टर्म में अगर कोई माइनस का साइन अगर बीच में लगा हुआ है तो वो माइनस का साइन उस टर्म के साथ काउंट होगा कि ये टर्म नेगेटिव है। z में माइनस है मतलब -z है, थर्ड टर्म क्या है, -z है, ये भी याद रखना है। ये तो बात हो गई। अब अगर मैं आपसे फैक्टर्स की बात करूँ, मतलब फैक्टर्स का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे नंबर्स या ऐसे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स जो मल्टीप्लाई होकर उस टर्म को बना रहे हैं। जैसे पहली टर्म 2x है, तो 2x कैसे आ रहा है, 2x आ रहा है 2 और x को मल्टीप्लाई करके, 2 और x को मल्टीप्लाई करके तो 2x आ रहा है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2x के फैक्टर्स बताओ, तो 2x के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 होता है, ये सब जानते हैं, 1 से सब कुछ डिवाइड हो जाता है। 2x खुद भी अपना फैक्टर है क्योंकि वो खुद को पूरी तरह से 1 से 1 टाइम डिवाइड कर देगा। फिर 2 उसका फैक्टर है और x भी उसका फैक्टर है। ये सारे फैक्टर्स हैं 2x के, जिसमें से हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम जो ये एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 2x पूरा का पूरा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में हम बताएंगे कि इस 2x के फैक्टर्स हैं 2 और x। ये सब भी हैं, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार को आप ले भी लो। 2 और x एक्चुअल में आप बता देंगे कि 2 and x आर द फैक्टर्स ऑफ 2x। 3y के फैक्टर्स आप बताओगे तो क्या बताओगे, 3 and y, 3 and y, और जो खुद 3y है वो भी उसका फैक्टर है, जानते हैं। तो ये एक्चुअल में इसके फैक्टर्स हैं। और z -z का फैक्टर क्या है, खुद -z ही है और तो कुछ नहीं है। यहाँ आप अकेला z बोल सकते हैं कि -z का फैक्टर z है। तो क्लियर हो यहाँ पर कि फैक्टर्स क्या होते हैं। एक और चीज़ जो है कोएफिशिएंट्स, इसके बारे में अभी जल्दी से बात कर लेते हैं। ठीक, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। अभी आपको पता चला कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होते हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट का तो कोई नाम ही नहीं आया था। फैक्टर्स तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अलग अलग मतलब जो टर्म आ रही है वो क्या क्या मल्टीप्लाई करके आ रही है तो वो उसके फैक्टर्स हैं, समझ लिया। टर्म्स क्या होती हैं कि टर्म्स अलग अलग हैं वो होती हैं, पर कोएफिशिएंट
ये तो अजीब सा लग रहा है, पर कुछ अजीब नहीं है। देखिए होता क्या है, अगर मैं एक और एक्सप्रेशन मान लिया इसी z की जगह मैं अगर 7 लिख दूँ, ठीक है, मैं यहाँ 7 लिख रही हूँ, उसका पर्पस क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। मैंने लिख लिया एक्सप्रेशन 2x + 3y + 7। यहाँ पर कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है और 7 कांस्टेंट है। क्लियर? ये क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, ये अपने खुद के नंबर्स हैं जो अपनी ही वैल्यू के बराबर में काम करेंगे। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ये दिखेगी कि 2 और 3 अलग हैं 7 से, इन द सेंस ऑफ वैल्यू नहीं। वैल्यू तो आपको पता ही है 2 और 3 की, आप खुद में भी आपस में वैल्यू अलग है और 7 की अलग है। पर एक चीज़ देखिए इस एक्सप्रेशन में, जो 2 है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो 3 है वो भी एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 अकेला है, 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब हम एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो एक्चुअल मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड ना हो रहा हो। जो नंबर बिल्कुल अकेला है, एकदम अपने ही आप में स्टैंड कर रहा है ना पूरे एक्सप्रेशन में, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। 7 इज कांस्टेंट। देखिए वैल्यू तो 2 और 3 की भी वही है जो रहेगी, लेकिन अगर x की जो वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन में y की कुछ अलग वैल्यू होगी, उस वजह से ये पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू चेंज होगी ना। अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 आप 4 कर देंगे, तो पूरी टर्म की वैल्यू 4 बना देंगे। अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू 3 है तो आप पूरी टर्म की वैल्यू क्या बना देंगे? 6 बना देंगे। तो हो क्या रहा है कि उस वेरिएबल की वजह से भले ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ की वजह से ना पूरी की पूरी टर्म की वैल्यूज़ अलग अलग होती जाएंगी, पूरी टर्म ही अलग होती जाएगी ना। अभी ये 2x है, x की जगह आप जो कुछ भी वैल्यू रखेंगे उस वजह से 2 उसमें मल्टीप्लाई हो गए, अलग नंबर बनाएगा, तो 2 का खुद का कोई फिर अस्तित्व तो नहीं बचेगा ना वहाँ पर यहाँ 7 के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ना तो इसे कोई डिवाइड कर रहा है ना इसे कोई मल्टीप्लाई कर रहा है, ये यही रहेगा, ये अपने हिसाब से ही प्लस होगा। अगर बाकी टर्म्स में ऐड भी करना पड़ा तो 7 होकर ही ऐड होगा, 7 बनकर ही ऐड होगा। लेकिन यहाँ पर जो 2 है वो 2 बनकर ऐड नहीं होगा, वो 2x में मल्टीप्लाई होकर कुछ एक नया नंबर बनाएगा फिर ऐड होगा। ऐसे ये 3y में मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ एक नया नंबर बनाएगा फिर मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे में ये 2 और 3 जो है ना, इनको कांस्टेंट नहीं, इन्हीं को फिर हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ऐसे नंबर्स जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वही कोएफिशिएंट्स होते हैं। वैसे तो आप इन्हें कांस्टेंट बोलेंगे क्योंकि ये खुद में अपने आप में वही नंबर है जो है, पर ये कोएफिशिएंट बोले जाते हैं इसीलिए क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। 2 तो कांस्टेंट है, 2 में x की जगह 2 रख दिया तो 4 बन गया, और x की जगह 3 रख दिया तो 2x की जगह 6 बन गया, तो 2 तो कहीं रहा ही नहीं फिर। इसीलिए उनको कांस्टेंट ना कहकर हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अब आपको क्लियर हुआ व्हाट आर कोएफिशिएंट्स? ठीक है, अब जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं जिसमें मैं इसी टर्म के बारे में आपसे सारी चीज़ें पूछूंगी, सॉरी इसी एक्सप्रेशन का पूछूंगी। सबसे पहले मैं आपको बतानी है टर्म्स, फिर आपको बताने हैं फैक्टर्स, और फिर बताने हैं कोएफिशिएंट्स। क्लियर है? और एक्सप्रेशन में आपको दे रही हूं 3xy + 2z। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 है, 2 है, वो जितनी भी आपको बतानी है, ठीक है। वहाँ पर इनका नंबर इस तरह से लिखना है। अब देखिए आपका जो एक्सप्रेशन है ये है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, 3xy + 2z। ये एक्सप्रेशन है। सबसे पहले आप इसमें क्या देखेंगे, ये एक्सप्रेशन है, आपको पता है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स हैं, नंबर्स हैं, तो ये एक्सप्रेशन है। इसमें कितनी टर्म्स हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन? आप बोलेंगे कि इसमें बीच में एक प्लस का साइन लगा है
उसके प्लस के साइन की एक लेफ्ट साइड में एक लिखा हुआ है, एक राइट में लिखा हुआ है, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, टोटल 2 टर्म्स हैं। पहली टर्म है आपकी 3xy, ठीक है, दूसरी टर्म है 2z। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इन्हीं टर्म्स के आपको फैक्टर्स लिखने हैं अलग अलग। इस टर्म का फैक्टर यहाँ लिखेंगे, इस टर्म का फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे। तो 3xy के फैक्टर्स क्या क्या हैं? देखिए 3xy कब आएगा? 3 × x × y करके तो आएगा, लेकिन अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालने को बोलूँ तो आप बोलोगे एक तो 3 फैक्टर है, x भी है, y भी है। अब 3x भी तो फैक्टर है ना, 3x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? y का मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी तो 3xy बन रहा है। ऐसे 3y भी इसका फैक्टर होगा और 3xy पूरा तो है ही। तो अगर ज़्यादा वेरिएबल्स है ना तो इस तरह से फैक्टर्स की काउंटिंग भी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी टर्म है 2z, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक 2 है और एक z है, बस, और तो कुछ भी नहीं है। इसके इतने फैक्टर्स। कोएफिशिएंट्स क्या हैं? वो सभी नंबर्स जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई के साथ, तो 3 इसका कोएफिशिएंट है इस वाली टर्म का। दूसरी टर्म का कोएफिशिएंट है 2। अगर टर्म में नेगेटिव साइन लगा होता तो आप कोएफिशिएंट को भी नेगेटिव साइन लगाकर ही बताते। अगर यहाँ पर ये होता ना -2z होता तो इसका ये टर्म भी -2z होती और कोएफिशिएंट में भी आप बताते कि -2 है कोएफिशिएंट। यहाँ तक क्लियर हो गया कि व्हाट आर कोएफिशिएंट्स, व्हाट आर फैक्टर्स, व्हाट आर टर्म्स। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उनके टर्म्स, फैक्टर्स, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। इसी में हमारी क्लास काफ़ी लेंदी हो गई। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताने वाली हूँ व्हाट आर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, फिर लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस। तब तक इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए बेटा। देखिए ये आपको भले लग रहा होगा कि मैम ने अभी इतना सा टॉपिक बताया, इससे रिलेट करके हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले तो ये ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल सब कुछ आ रहा है और लाइक और अनलाइक टर्म्स भी आ रही है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है बेटा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है सब कुछ जल्दी से जल्दी भर लो, एक साथ जल्दी जल्दी उसमें अपने दिमाग में भरोगे तो प्रोसेसिंग का टाइम नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा लंबा डेटा होगा प्रोसेसिंग उतनी ही लंबी होगी, टाइम लगेगा। डेटा छोटा रखो, जल्दी प्रोसेस करो, उसको जल्दी सीखो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना डेटा जाए कम से कम उतना तो अच्छे से प्रोसेस हो जाए ना, समझ में आ जाए। समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। प्रोसेसिंग ज़्यादा लंबी होगी कब? जब डेटा ज़्यादा होगा। ज़्यादा डेटा ज़्यादा टाइम लेगा प्रोसेस होने में। हो सकता है कि बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए और जिसकी वजह से पूरा का पूरा डेटा एकदम इरेज ही हो गया, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेस करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं कि उनमें क्या क्या है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।